हमारे बीच में हमारे श्री प्रदीप कुमार चौबे जी से निवेदन करें जी, जो प्रदीप जी के पूज्य पिताजी आज के मुख्य अतिथि सांसद मछली शहर श्री बीपी सरोज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सांसद बीपी सरोज जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं और आप लोग ताली बजाते रहिए क्योंकि आप लोग उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व प्रधान अध्यापक श्री प्यारेलाल चौबे जी को आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। इनका भी स्वागत महाराज त्यागी जी का भी अंग वस्त्रम देकर अध्यक्ष जी ने स्वागत। तिवारी मीडिया प्रभारी सांसद संस्था के उन्होंने बीपी सरोज जी कुमार चौबे जी से निवेदन करते हैं कि वे हमारे सम्मानित अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करें। के माध्यम से आज कमल काशीदास त्यागी जी का एवं स्वागत करता हूं और दीपेंद्र सिंह साहब, हाँ, पूर्व जिला भाजपा महामंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे प्यारेलाल चौबे जी चंदवक थाना के एसओ, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और महेश कुमार जी का, और प्रभावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री माया शंकर चौबे जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र पांडे जी जो संचालन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज ये कार्यक्रम कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हमारी माता जी की 7वीं पुण्यतिथि है और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हमेशा उनकी माता जी की स्मृति हमेशा नाम चलता रहे। इस हिसाब से हम लोग ट्रस्ट में ये काम निरंतर हमारा चलता रहे, इसीलिए हमने ये सब कार्यक्रम रखा गया। हर वर्ष इसी बात हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। और हमारे कोषाध्यक्ष, उनका भी हार्दिक स्वागत, अशोक पांडे जी। इसी के साथ मैं मेरा दो सब समाप्त करता हूं और वीरेंद्र जी को हाँ के प्रति सम्मान ज्ञापित किया, आभार प्रकट किया। इस कड़ी में मैं अपनी ही डोभी की माटी के लाल और जनपद तक अपनी कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले ऐसे ओजस्वी तेजस्वी डॉक्टर निपेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को अपने चंद शब्दों से संबोधित करके आगे बढ़ाने का कार्य करें। डॉक्टर निपेंद्र सिंह। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हो रहे कंबल वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य अतिथि मछली शहर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीपी सरोज जी, मुंबई महाराष्ट्र के एक हनुमान मंदिर, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के महंत आदरणीय श्री श्री 108 जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, आयोजक के बड़े भाई आदरणीय माया शंकर चौबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी मुंबई में गुरुतर दायित्व निभाते रहे हैं, प्यारेलाल चौबे जी, समस्त प्रधानगण, उपस्थित साथियों और मित्रों, माताओं। आज कंबल वितरण का है, लेकिन जब किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को खड़ा किया जाता है तो बात कहीं न कहीं घूम फिर के पहुंच जाती है वहीं जहां उसे पहुंचना चाहिए। इस समय वातावरण राममय है और चर्चा अगर राम की न हो तो मुझे लगता है कि कुछ खालीपन है। 22 जनवरी को 500 साल के सतत संघर्ष के बाद राजा मनु की बसाई हुई नगरी अयोध्या में जब प्रभु श्री राम के बाल रूप का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो भारतवर्ष ही नहीं, समस्त विश्व के भारतवंशी, सनातन धर्मी और सारा विश्व सनातन धर्मी आशा और विश्वास से, आस्था से, और संपूर्ण विश्व जिज्ञासा और कौतूहल से देख रहा था
कि पूरा विश्व हमारे शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में किस तरह राममय हो गया है। आस्था का नियति से साक्षात्कार हो रहा था। प्राचीन काल की बसाई हुई नगरी, जिसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीच के चौथी पीढ़ी में राजा मनु ने बसाया, और वहां दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। लेकिन प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या उजड़ गई। वहां के नर नारी राम के वियोग में इतना व्यथित थे कि वो अयोध्या में रहना नहीं चाहते थे। पुनः उनके राम जी के पुत्र कुश ने उस नगरी को पुनः बसाया, और ये क्रम उनके 44वें पीढ़ी तक चलता रहा, जब महाभारत युद्ध में अब मनु द्वारा तत्कालीन अयोध्या नरेश का वध नहीं कर दिया गया। ईसा के 100 वर्ष पूर्व घूमते हुए उज्जैनी के महाराजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे, और उन्होंने वहां कुछ दैवी कौतुक देखा। जब आसपास के महंतों से उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये प्रभु श्री राम की नगरी रही है। तब महाराजा विक्रमादित्य ने 84 खंभों में एक विशाल मंदिर, मठ, सराय और नगर की पुनः स्थापना की। आगे चल के शुंग वंश के नरेश, ब्राह्मण नरेश पुष्यमित्र शुंग ने उसका पुनः जीर्णोद्धार किया। गुप्ता काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुनः अयोध्या का अपनी राजधानी बनाया। उसी काल के लेखक महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंश में इसका कई बार वर्णन किया है। बाद में कन्नौज नरेश जयचंद ने राजा विक्रमादित्य के लगाए हुए प्रस्तर शिलालेख को उखाड़ दिया और वहां अपना नाम लगा दिया। अयोध्या चलती रही, उजड़ती रही, बसती रही। बाद में मुगल आतताइयों के आक्रमण के समय बाबर ने अपने बिहार अभियान के समय अपने सेनापति मीर बकी को आदेश दिया, और उसने अयोध्या का विध्वंस कर वहां एक मस्जिद बनाई। कहा जाता है कि कालांतर में अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को वहां पूजा पाठ करने की अनुमति मिली, लेकिन आजताई औरंगजेब ने पुनः उसे तोड़कर वहां एक मस्जिद बनाया, और वहां की दीवारों पे ये उत्कीर्ण कराया। सदियों से हम युद्ध लड़ रहे हैं, कोर्ट की पेशबंदियां भी चलती रही, सबूत खोजे जाते रहे, साहित्य और इतिहास में सबूत मिलते रहे, पुरातत्व का उत्खनन होता रहा, लेकिन जब तक एक निष्ठाबद्ध शासक भारत की गद्दी पे नहीं बैठा, तब तक वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हुआ। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बार बार जो कुछ विधर्मी या विघ्न संतोषी हैं इस देश के, वो ये पूछते हैं कि अयोध्या का मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना, भी श्रेय मोदी जी को क्यों? मैं तमाम विवादों में न जान के इस प्रश्न का मैं तमाम उत्तर दे सकता हूं, और आप भी जानते हैं कि जो कोर्ट में विवाद चल रहा था वो रामलला विराजमान के लिए जमीन का था, न कि मंदिर और मस्जिद बनाने का। पहली बात। दूसरी बात, मैं रामचरितमानस का ही एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ और उनके दरबारी उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो अयोध्या की सीमा पे भरत ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि गुरुदेव, जब आपने सारे मुहूर्त देखकर विधि विधान से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक कराया था, तो ये वनवास क्यों? मुनि वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया वही इन विघ्न संतोषियों के प्रश्न का उत्तर है। मुनि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि सुनव भरत भावी प्रबल, बिरखि कहौ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जब यश मोदी जी को लिखा हुआ है तो आपको कैसे मिलेगा? और वो लोग जिन्होंने अदालत में शपथ पत्र देकर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उन्हें यह प्रश्न पूछने का हक भी नहीं है।
विषय लंबा चला जाएगा। नेहरू जी के काल से ये परंपरा चली आ रही है कि 1930 में इसी देश में इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग की मांग होती है और ठीक 16 वर्षों बाद मुसलमानों को एक अलग राज्य मिल जाता है धर्म के आधार पे। लेकिन 550 साल तक चलने वाले संघर्ष के बाद भी जिस प्रभु श्री राम के कण कण में व्याप्त हैं, जिनकी आस्था में ये देश जीता है, जिनकी वजह से यहाँ की सभ्यता संस्कृति जानी जाती है, उनकी स्थापना में इतना देर क्यों हुआ? जब यही प्रश्न मोदी जी से पूछा गया था तो स्थापना के बाद उन्होंने अपने उद्बोधन में 2-3 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि शायद हमारे संकल्प में कोई कमी थी। उन्होंने दूसरी बात कही कि विजय के बाद हमें विनत हो जाना चाहिए। उनका आशय सिर्फ यही था और हुआ भी। जो लोग हल्ला करते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरा देश आह्लादित है, कहीं कुछ नहीं हुआ। सारे लोगों को खुशी है कि प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए। मोदी जी ने एक बात वही कही जो वशिष्ठ जी ने राम के राज्याभिषेक के समय कही थी। वशिष्ठ जी जब राम का राज्याभिषेक कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस राज्य की स्थापना हो रही है, जिस शासक का राज्याभिषेक हो रहा है, आने वाले 10,000 वर्षों तक इसे लोग याद करेंगे। और मोदी जी ने भी यही कहा कि आने वाले 1,000 वर्षों की सभ्यता और संस्कृति की हम नींव रख रहे हैं। कम्बल वितरण का कार्यक्रम है, मैं विषय को कहीं और घुमा दिया, मैं क्षमा चाहता हूं। सांसद जी ने भी कहा था कि हमें कई जगह जाना है, इसलिए मैं आप लोगों से पुनः क्षमा मांगते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपने चंद शब्दों में हमें राष्ट्र की रग रग में राम के होने का प्रमाण दिला दिया। आपका संबोधन सुनकर लगा कि टूटकर आसरे रह गए, दर्द के दायरे रह गए, जब बिछुड़ने लगे तो नैन जो भरे थे भरे रह गए। ऐसी हमारे राम लला की तस्वीर, ऐसी भव्य मूर्ति उस दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुई जहां राष्ट्र का कण कण राममय हो गया। संतों के, महात्माओं के, उद्योगपतियों के और राजनीतिज्ञों के जयघोष से पूरा विश्व राम की प्रतिष्ठा से आच्छादित हो गया। तो मित्रों, इस कड़ी में मैं अपने मछली शहर के लोकप्रिय सांसद जो अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे श्री बीपी सरोज सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे चंद शब्दों से आप लोगों को संबोधित। पालन का काम कर रहे भाई श्री वारेन पांडे जी, सबसे पहले तो माननीय डॉक्टर निपेन जी ने प्रभु श्री राम जी के विषय में बता दिया है, तो सबसे पहले आप सब लोग जयकारा लगाइए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद साथियों। पूर्व में प्रभावती देवी चैरिटेबल संस्था द्वारा पूज्य माता स्वर्गीय प्रभावती देवी जी के 7वें पुण्यतिथि के अवसर पर कंबल वितरण समारोह में उपस्थित परम पूज्य आदरणीय 108 श्री काशीदास महाराज जी, इस संस्था की अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय श्री मया शंकर चौबे जी, हमारे बगल में बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री हीरालाल दीक्षित जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता जिनकी बातों को आप सुन रहे थे, जो उन्होंने प्रभु श्री राम जी के विषय में विस्तार से बताने का काम किया, भाई डॉक्टर निपेन सिंह जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई श्री प्रदीप कुमार चौबे जी। प्रदीप कुमार चौबे जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि पूज्य प्रभावती देवी माता जी के 7वें पुण्यतिथि पर आपने जो कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है, आप करीब 1 महीने से लगातार जो है मेरे संपर्क में है कि सांसद जी आपको हमारे कंबल वितरण के कार्यक्रम में आना है। मैंने इनको समय भी दिया था, लेकिन अब पार्टी चुनाव का समय है। आज कई जो है हमारे राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के माननीय सुनील बंसल से लेकर के सब यहाँ
बनारस में आ गए, मैं वहां पर पहुंच गया, लेकिन मैंने आपको समय दिया था कि मैं 1:30 और 2 के बीच में जरूर आपके यहाँ किसी भी हालत में आऊंगा। तो मैंने आपके बीच में आया और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहें। आपको मैं हृदय से बार बार धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रदीप कुमार चौबे जी को यहाँ बीच में उपस्थित है प्रधान श्री राजीव सिंह जी, प्रधान श्री संतोष साहू जी, श्री विजय सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री धीरज सिंह जी, प्रधान श्री रामजीत यादव जी, थाना अध्यक्ष महेश जी और उनके सहयोगी साथी, और संचालन का काम कर रहे भाई श्री वारेंद्र पांडे जी, श्री ओम प्रकाश कनौजिया जी, श्री प्रदीप सिंह जी, श्री संजय तिवारी जी, मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय सम्मानित साथी, और यहाँ पर जितने भी इस चौबेपुर गांव में आदरणीय सम्मानित साथी उपस्थित हुए हैं, मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं, आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं बार बार धन्यवाद प्रदीप चौबे को और उनके परिवार के, उनके सहयोगियों को दे रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो ठंडी के समय में आप कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा है। मैं समझता हूं कि ये ऐसे कार्यक्रम सबको प्रदीप जी रखना चाहिए, जो सक्षम है उनको आगे आकर के गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इससे जो गरीबों की सेवा जो व्यक्ति करता है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, ये सबसे बड़ी मानव सेवा है और सबको ये करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो। अभी भाई हमारे डॉक्टर निफेम जी ने हम प्रभु श्री राम जी के मंदिर के विषय में, और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई आज जो 22 तारीख को वो अपने घर में विराजमान हुए, बड़े विस्तार से उन्होंने बताने का काम किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि इन 9.5 वर्षों में जो कार्य मोदी सरकार ने करने का काम किया, मैं बता रहा हूं कि 66 वर्षों में जब से देश आजाद हुआ है, मैं आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के तहत इतना कार्य नहीं हुआ है जितना मोदी सरकार ने इन 9.5 वर्षों में करके दिखाने का काम किया। मैं जैसा कि आप कह रहे 500 वर्ष पुराना जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो मंदिर का मुद्दा था, ये अभी सुलझाया गया। तो जब से देश आजाद हुआ है, धारा 370 का भी मुद्दा चल रहा था। इसके पहले की सरकारें कहती थी कि धारा 370, 35 ये सब कोई हटाएगा तो देश चल जाएगा, लेकिन मोदी जी तो शुरुआत में ऐसे ऐसे कारनामे करते गए क्योंकि उनके ऊपर ईश्वरीय शक्ति प्रभु श्री राम की कृपा उनके ऊपर विराजमान है। वो तमाम ऐसे अच्छे कार्य आगे भी करते जाएंगे और उनके ही हाथों से सुनिश्चित हुआ है ये सारा कार्य। अभी तो आपने अयोध्या देखा है, अभी काशी की बारी है, फिर उसके बाद मथुरा भी देखने का काम करेंगे। ये सब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों के द्वारा ही सुनिश्चित है। ऊपर वाले ने ऊपर वाले ने लिख करके भेजा हुआ है। इसलिए लिख करके भेजा हुआ है कि मोदी जी जितना गरीबों के लिए चिंता करते हैं, मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में इतना कोई चिंता नहीं करता होगा जितना मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तर्ज पर सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए लेकर के आए हैं। आपको मैं बता रहा हूं, अभी इस गांव में भी शायद विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रधान जी बताए होंगे, यहाँ अभियान चला था कि नहीं चला था? उन्होंने अभियान चलाया विकसित भारत संकल्प यात्रा का, जो 26 तारीख तक चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है कि प्रत्येक गांव में हमारी सरकार के लोग पहुंचेंगे और मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी जाएगी और जिन योजनाओं से वंचित वहां के नागरिक रह गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे घर घर इज्जत घर बनाने की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हमारी
हमारी माताओं बहनों को धुएं से निजात दिलाने के लिए उनको गैस और चूल्हा देने की योजना हो, और चाहे हमारे विश्व की सबसे एक बड़ी योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में लेकर के आए कि आयुष्मान योजना की ऐसे तमाम पात्र गरीबों को 5-5 लाख का उनके इलाज के लिए जो आयुष्मान कार्ड बना करके देने की बात हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो कई जगहों पर जब मैं जाता था तो ऐसे गरीब परिवारों में जब घटनाएं घटती थी तो ऐसे गरीब लोग बताने का काम करते थे। हमारे डॉक्टर भी यहाँ बैठे हुए हैं, लोग कहते थे महात्मा जी कि अगर इस परिवार के पास 5,000 रुपया भी रहा होता तो संभवतः इस परिवार की जान बच जाती, इस व्यक्ति की जान बच जाती, अपना इलाज कर सकता था, करा सकता था। अगर इलाज करा सकता तो ये आज हम लोगों के बीच में रहता। लेकिन जब 2014 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो ऐसे गरीब परिवारों की चिंता उन्होंने करने का काम किया। इसलिए करने का काम किया कि मोदी जी स्वयं गरीब परिवार में पैदा हुए थे। गरीबी क्या होती है, गरीबी उन्होंने स्वयं देखा था, अनुभव किया था। तो जैसे ही सरकार बनी 2016 में ही उन्होंने आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए लेकर के आया और जहां 5,000 की बात हो रही थी वहां 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे करके ऐसे परिवारों को जान बचाने की बात किया कि वो अपने जिले में इलाज करा सकते हैं, प्रदेश में करा सकते हैं, कहीं भी जाकर के वो कार्ड के द्वारा अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं कोई गंभीर बीमारी होती है तो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी हमारी सरकार ने अध्ययन किया कि ये जो किडनी, लीवर, कैंसर, शुगर की बीमारियां इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। डॉक्टर भी यहाँ बैठे हैं, मान जी भी बैठे हुए हैं। तो ये अध्ययन से पता चला कि ये 90% बीमारियां दूषित पानी पीने के कारण हो रही है। ये क्यों दूषित पानी पीने के कारण हो रही है, कैसे दूषित पानी हुआ? इसलिए हुआ कि हम अपने खेतों में, सब्जियों में जो केमिकल का छिड़काव करते हैं, रसायन का प्रयोग करते हैं, यूरिया, डाई, पोटास का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं कि हमको फसल ज्यादा पैदा होगी, हम ज्यादा अर्जित कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है। जिसको जितना जरूरत होगा, अगर आप पेट भर खाना है तो पेट ही भर खाओगे, और घास दिया जाए तो आप उतना नहीं खा पाओगे, जितनी आपकी भूख है उतना ही खा पाओगे। वही हाल फसलों का भी है। आप जितना, हमारे किसान भाई सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो ये फसल हमारी और तगड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जितना उसको जरूरत है उतना ही खुराक लेगा, बाकी जमीन में पड़ा रहता है। और जमीन में पड़ा रहता है, धीरे धीरे जब आप सिंचाई करते हो तो रिश्ते 150 फीट तक का नीचे का पानी पीने योग्य कई जगहों पर तो ज्यादा से ज्यादा दूषित हो गया है। जब सरकार ने इसको अध्ययन किया तो उन्होंने एक जल शक्ति मंत्रालय अलग से गठित किया। जब ये पता चला कि 90% बीमारियां पानी के कारण हो रही है तो जल जीवन मिशन के द्वारा आप देख रहे हैं कि प्रत्येक गांव में, आप प्रत्येक घर में नल हो और नल में शुद्ध जल हो। प्रत्येक गांव में लगभग 3 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ की योजना है। और यह पानी कैसे निकाला जाएगा? जो मिनिमम 600 फीट नीचे से, और जहां खारा पानी है वहां 1500 फीट नीचे से, और ये जो बिस्लरी का पानी हम पीते हैं इससे भी शुद्ध पानी सरकार आपके परिवार को, आपके घर को देने जा रही है। ये मोदी सरकार देने जा रही है बिना कोई भेदभाव का, चाहे वह पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। और अगर हमारे बच्चे शुद्ध पानी पिएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे, परिवार के लोग अगर शुद्ध पानी पिएंगे तो 90% जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। आज हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर साहब भी अच्छी तरह जान रहे हैं, महंत जी को भी बता रहा हूं कि डेली मेरे यहाँ 300-400 लोगों की भीड़ होती है। अगल बगल के जिले के लोग भी मेरे पास आते हैं। तमाम किडनी, लीवर, कैंसर
कि बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और डेली 25-50 लाख का लेटर मैं लिखता हूं, चाहे प्रधानमंत्री को लिखूं चाहे मुख्यमंत्री को लिखूं। और अगल बगल के जिले के लोग इसलिए चले आते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि आपके जो बगल के सांसद हैं वो भी मेरे पार्टी के हैं, आप वहां क्यों नहीं लिखाते हो, मेरे पास क्यों चले आते हो? तो लोग बताते हैं कि मैं तो कई चक्कर लगाया, मेरे घर का व्यक्ति सीरियस है, और जब हम लोग वहां पता करते हैं कि कौन जल्दी लिख के देगा तो पता चलता है कि एक सांसद मछली शहर का है, बीपी सरोज, डेली सुबह 6:30 बजे बैठ जाता है। आप चले जाओ 5 मिनट में लेटर मिल जाएगा। तो इसलिए डेली मेरे यहाँ भीड़ लगती है, और मैं जितने भी चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, ज्यादा करके जितने लोग आते हैं मैं तुरंत उनकी समस्या का निस्तारण करने का काम करता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारी बीमारियों की चर्चा जो हो रही थी कि ये बीमारियां जो आ रही, ये इतनी पैदा हो रही थी, तो आज जो है हमारी सरकार ये जो केमिकल के ऊपर जो रिसर्च आप लोग कर रहे हैं, जो अभी इसको हमारी सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल का कम उपयोग किया जाए, खादों का कम प्रयोग किया जाए, हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ, मिलेट फूड्स की तरफ बढ़े, जिससे जनता यहाँ की स्वस्थ रहे। अभी आपके गांव में भी ड्रोन वगैरह से छिड़काव किया गया होगा, जहां 1000 रुपए की दवा डालते हो, अगर ड्रोन से छिड़काव करोगे तो मात्र 100-150 रुपए में वो काम करेगा, वहां भी आपका पैसा बचेगा। और हमारी सरकार तो कृषि पर विशेष ध्यान देने का काम किया है। हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को हमारी सरकार ने डायरेक्ट उनके खाते में प्रति वर्ष 6-6 हजार रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया है। और ऐसे कोई गांव नहीं होगा कि जिस गांव में 200-300-400 लोग किसान सम्मान निधि नहीं पाते होंगे। मैं बता रहा हूं कि चाहे वह 1 बिस्से का काश्तकार हो, चाहे 10 बीघे का काश्तकार हो, खतौली में नाम है, किसान है, तो सबको किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है। और यह किसान सम्मान निधि हमारी सरकार बढ़ा करके अब ये 12,000 करने जा रही है। सारी योजनाएं डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जा रहा है, डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। बिचौलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाप्त कर दिए गए। पहले की सरकार डॉक्टर नितिन जी, मैं आप भी जानते हैं, और हमारे महंत जी बैठे हैं 1008 जो हमारे बीच में, ये सब बड़े अनुभवी हैं। पहले तो जो है, पहले की सरकारें कहती थी कि मैं अगर 100 रुपया भेजता हूं तो लाभार्थी के खाते में मुश्किल से 15 रुपया पहुंचता है, 85 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन अब तो आप लोगों ने खाने वाली सरकार को ही बदल दिया, अब सरकार देने वाली मोदी सरकार बना दिया। मोदी सरकार तो डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में दे रही है। अगर आपको शौचालय का पैसा है, डायरेक्ट 12,000 आपके खाते में जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का पैसा है, डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में 1,20,000 जा रहा है। किसान सम्मान निधि है, प्रतिवर्ष डायरेक्ट किसानों के खाते में 6,000 रुपया, उसमें 6 रुपया भी कोई चोरी नहीं कर सकता। सारे लाभ, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सब डायरेक्ट। हमारी माताएं बहनें, गरीब परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पहले की सरकार में 300 था, हमारी सरकार आई तो 500 किया, अभी बढ़ा करके 1,000 रुपया कर दिया। अब पेंशन भी आपको प्रतिवर्ष 12,000 रुपया डायरेक्ट आपके खाते में पहुंच रही है। सारी संख्या में, इतने बड़े तादाद में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन एक अपील जरूर करूंगा, एक अपील आप लोगों से करूंगा कि अगर मोदी सरकार सारी योजना का लाभ बिना कोई भेदभाव का, यहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, सबको समान रूप से सारी योजना का लाभ दे रही है, तो जब चुनाव आवे तो आप लोगों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे विधानसभा का चुनाव आया, अब लोकसभा का चुनाव 4 महीने में आ रहा है, तो जब 4 महीने में चुनाव आ रहा है, आप सभी पक्ष विपक्ष, चाहे जो भी मानने वाले लोग हों, इतना जरूर ध्यान रखना कि आज यह देश सुरक्षित है, यहाँ के लोग सुरक्षित है, ये मेरा देश मजबूत हो रहा है, यहाँ के लोग मजबूत हो
हो रहे हैं, यह देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों को जब अपने पोलिंग बूथ पर जाए तो सबसे पहले देखे कि मोदी सरकार का चुनाव निशान क्या है। मोदी सरकार का चुनाव निशान है कमल का फूल, और कमल के फूल के सामने वाली बटन को दबा करके आप तीसरी बार मोदी सरकार बनाए, जिससे यह देश और आगे बढ़े। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ माताएं बहनें बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, कॉलेज देने का काम किया। 2014 के पहले 6 एम्स हुआ करते थे, आज हमारे ये 9.5 वर्ष में 13 नए बनाए गए, और एयरपोर्ट 2014 के पहले पूरे देश में हमारे 74 हुआ करते थे। इन 9 वर्षों में 14 नए बनाए गए, 148 एयरपोर्ट, तमाम नेशनल हाईवे, तमाम हॉस्पिटल, सारा देश कितना। अभी मोबाइल यहाँ पर हमारे नितिन भाई लेकर के बैठे हैं। 2014 के पहले हम लोग मोबाइल दूसरे देशों से मंगाने का काम करते थे। आज हमारा भारत देश पूरे विश्व में दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। पहले हम जो है आयात करने का काम करते थे, आज निर्यातक बन गए हैं। सारी चीजों यही बगल में हम दोनों एक ही साथ आजाद हुए, भारत देश और पाकिस्तान बंटवारा हुआ, दोनों अगल बगल जब हुए तो एक ही समय में हुए हैं। अब पाकिस्तान का आप लोग देखते होंगे मीडिया में, टीवी पर, वहां के लोग रोटी आटे दवाई के लिए परेशान हैं। और हमारे देश की जनता को 80 करोड़ जनता को फ्री में हमारी सरकार राशन देने के बाद में निर्यात भी करने का काम कर रही है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पाकिस्तान के लोग यहां तक कह रहे हैं कि हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा हो, मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। कई पाकिस्तानी तो यहां तक भी कहते हैं कि ये भारत देश जो है, भारत देश में इस पाकिस्तान को फिर से मिला दिया जाए। जैसे वहां के लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारी योजना का लाभ उनको पूरी पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। अगर मेरे पाकिस्तान को भी मिला लिया जाए तो पाकिस्तान की जनता को भी हिंदुस्तान की जनता की तरह सारा लाभ मिलेगा। और जैसे वहां के लोग सुरक्षित हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के लोग भी वैसा ऐसी सोच वहां के लोग रखते हैं। मैं सम्मान देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पर समय आप बतलावेगा, वह दिन दूर नहीं जब बहुत सारी परिस्थितियों से आप रूबरू होंगे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है। वहीं मैं पेशे से पत्रकार हूं और मेरे कुछ पत्रकार भाई भी यहाँ आए हैं, मैं उनका भी स्वागत बंदन करना चाहता हूं। अमर उजाला के सशक्त हस्ताक्षर लाल प्रताप सिंह उर्फ लल्लू सिंह जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। हिंदुस्तान के त्रिलोकी गुप्ता जी और राष्ट्रीय सहारा के विनय कुमार सिंह जी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कड़ी में मैं विजेंद्र कुमार सिंह मढ़ी चकरा के प्रतिनिधि को बुलाना चाहता हूं और माननीय सांसद जी के हाथों आपके लाभार्थियों को कंबल वितरण कराना चाहता हूं। तो आप अपनी लिस्ट लेकर आ जाएं। डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर निपेंद्र सिंह जी, आयोजक प्रदीप चौबे जी के हाथों से ये प्रथम कंबल, और दूसरे जयप्रकाश वर्मा, कुंजल वर्मा, आप लोग जल्दी जल्दी आते रहिए। जयप्रकाश वर्मा, कुंजल वर्मा, जल्दी बोलिए भाई। चिंता राजभर, जल्दी जल्दी आइए भाई। जयप्रकाश वर्मा, कुंजल वर्मा, चिंता राजभर, सुशीला राजभर, लालमणि, ममता देवी, शिवपूजन, सविता देवी, राम बच्चन, मिंता देवी, मालती देवी, सुरेश, धर्मा देवी, संगीता देवी, शशिकला, जीवबोध, इंद्रदेव, राजेंद्र,